तो आपका वो चैप्टर समाप्त हो गया था ना। अगला चैप्टर है आपका ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जहाँ पे हम ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जा, ठीक ना, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों को समझते हैं। समझ में आ रही बात ना? ऐसी विज्ञान की शाखा जहाँ पर हम किसका ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी। समझ में आ रही बात ना? तो इसमें इसी के बारे में हमें समझना है। तो पहले है आपका ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। इसमें पहले हेडिंग रहेगी आपकी ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। देखो यहाँ पे ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है ना। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि ऊष्मा कुछ कार्य कर सकती है, ठीक है ना। अगर ऊर्जा है, ऊर्जा अगर है किसी में तो वो कार्य कर सकती है, ठीक है ना। तो ऊष्मा और ऊर्जा, यानी ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। और ऊष्मा यहाँ पे अगर हमारे पास ऊष्मा अधिक है तो यानी कार्य करने की क्षमता अधिक है, यानी ऊर्जा अधिक है। समझ में आ रही बात में? तो ऊष्मा किसके समानुपाती है? कार्य के समानुपाती है। अगर ऊष्मा अधिक है किसी पदार्थ में, यानी कि कार्य करने की क्षमता भी उसमें अधिक है, यानी ऊष्मा और कार्य दोनों एक दूसरे के सब प्रोपोर्शनल है, संबंधित है। समझ में आ रही बात ना? जैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तापांतर के कारण, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसी तरह जो कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, ये होता है यांत्रिक में कार्य, और कार्य ही ऊर्जा होती है। यानी ऊष्मा कहें चाहे कार्य कहें, दोनों ही ऊर्जा है और दोनों एक दूसरे से संबंधित है। यानी ऊष्मा जो होती है वो कार्य के समानुपाती होती है। समझ में आ रही बात ना? या कार्य जो करते हैं वो ऊष्मा के समानुपाती होती है। जैसे मान लो हम इस पर कोई आपको पत्थर, आपका एक लोहे का चद्दर ले लो, कोई लोहे का टुकड़ा ले लो और उस पर मारो लगातार, तो आप कार्य कर रहे हो। जितना कार्य करोगे उसी अनुपात में उसका ताप बढ़ जाएगा, उसका सरफेस का ताप बढ़ता जाता है। अगर उसको बहुत देर तक मारो, उसको टच करो, देखो आपका हाथ जलने लगेगा वहाँ पे, ठीक है ना। यानी हम जितना अधिक कार्य किए उतना ही अधिक हमें उसमें क्या उत्पन्न हुई? ऊष्मा उत्पन्न हुई। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, कार्य और ऊष्मा। और अगर कार्य अधिक कर रहे हैं तो ऊष्मा भी अधिक होगी, या अगर ऊष्मा अधिक है तो कार्य भी अधिक होगा। समझ में आ रही बात ना? तो किया गया कार्य जितना अधिक होगा उतना ही अधिक क्या होगी? ऊष्मा होगी। यानी कि जो W है, किया गया कार्य, ये समानुपाती होता है ऊष्मा Q के। समझ में आ रही बात ना? तो किया गया कार्य ऊष्मा के क्या हो रहा है? समानुपाती हो रहा है। तो W अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है ना। और उससे अगर हम J से प्रदर्शित करें तो हो जाएगा W इजकल टू JQ। W इजकल टू क्या हो जाएगा? JQ। जहां आपका जो J है यही है यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। J क्या है यहाँ पे? ऊष्मा का या यांत्रिक तुल्यांक। J क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है। समझ में आ रही बात ना? तो कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, या अगर ऊष्मा है तो उसमें कार्य करने की क्षमता होगी। यानी कि किया गया कार्य जो होता है वो ऊष्मा के समानुपाती होता है। अब जैसे मान लो आप पानी ले लो और ठंडा पानी है और उसको तेज़ी से घुमाओ, किसी अपने हाथ डाल करके, मान लो बाल्टी में पानी ले लो या किसी चीज़ से उसको घुमाओ ऐसे तेज़ी से, तो उसमें क्या होगा? हम कार्य कर रहे हैं और कुछ देर बाद देखो कि वो पानी कुछ गर्म हो जाएगा, पहले से अधिक गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम कार्य कर रहे हैं और उसमें क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। यानी कि जितना अधिक कार्य करेंगे उतना ही अधिक क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। और यहाँ पे W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q। W प्रोपोर्शनल Q के हो जाएगा और W इक्वल टू क्या हो जाएगा? JQ हो जाएगा। और J को क्या कहते हैं? यांत्रिक तुल्यांक या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं।
समझ में आ रही बात ना। अब यहाँ पे अब आप लोग लिखो, हेडिंग डाल दिए हो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो लिखना ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य, ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य एक ही भौतिक राशि के, ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। ऊष्मा को कार्य में तथा कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा को कार्य में या कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। हो गया? तो दोनों एक ही है, समझ लो, ऐसा समझ लो दोनों एक ही है, यानी कि हम एक दूसरे को परिवर्तित रूपांतरित कर सकते हैं। ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं और कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल बता दिए कि अगर हम कोई पत्थर का लोहे का टुकड़ा उस पर बार बार मारते हैं, टक्कर मारते हैं, तो वो गर्म हो जाता है। यहाँ पर हम कार्य किए और उसमें बदल गई, ऊष्मा में बदल गया। अब ऊष्मा कैसे कार्य में बदलता है? आप पानी गर्म करो किसी बर्तन में और उसको किसी ढक्कन से ढक दो, तो यहाँ पे अगर आप एकदम से ढक्कन बंद है तो वहाँ पे क्या लगता है, अगर मान लो वो बॉयल कर रहा है, उबल रहा है, तो उसकी भाप से क्या होता है, वो ढक्कन गिर जाता है, ठीक है ना। यानी वो उस ढक्कन को क्या करता है, वो ऊपर की तरफ धकेलता है। यानी कि उस द्रव में क्या होती है, ऊष्मा होती है, जल में ऊष्मा होती है, और ऊष्मा किसको धक्का दे रही है, ढक्कन को। यानी कि ढक्कन कौन सा कार्य कर रहा है, यांत्रिक कार्य कर रहा है। यानी ऊष्मा किस में बदल जा रही है, कार्य में बदल जा रही है, यांत्रिक कार्य में बदल जा रही है। तो समझ में आ गया बात ना। तो ऊष्मा कार्य में और कार्य ऊष्मा में रूपांतरित हो सकता है, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित है। और W इसको प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q होता है, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा, JQ, और J को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। उसके नीचे लिखना अतः किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको लिख लेना। और जे आप जान गए, और जे इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। और जे का मान होता है यहाँ पे 4.18 या 4.2 भी होता है, ठीक है ना, दोनों हो सकता है, लगभग बराबर है। 4.2 कैलोरी, नहीं, एक कैलोरी होता है ना, मात्रक लिख लो यहाँ पे। नहीं, जे इक्वल टू ये नहीं, ये तो संबंध होता है अर्जुन। हाँ, इसको रहने दो, अभी तो इसको भी रहने देंगे। लिख लिए थे, चलो अभी रहने दो इसको। हो गया। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। समझ में आ गई बात ना। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। अब यहाँ पे अगर हम Q इक्वल टू 1 ले लें, Q इक्वल टू क्या ले लें, 1, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। J इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखो पहले, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसको लिख के बाद लिखना, अभी परिभाषा समझा रहे हैं, लिख लो पहले। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक उस कार्य के बराबर होता है
Q इक्वल टू 1 किलो कैलोरी मान लें, हाँ, उस कार्य के बराबर होता है जो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, जो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हो गया? यस सर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यांत्रिक तुल्यांक है, यांत्रिक तुल्यांक क्या है? उस कार्य के बराबर है। उस यांत्रिक तुल्यांक क्या है? उस कार्य के बराबर होता है जिसे 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? यांत्रिक तुल्यांक क्या है? वह कार्य है जिसे 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी कि यांत्रिक तुल्यांक एक कार्य है। यांत्रिक तुल्यांक क्या है? कार्य है। कितना कार्य है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है। समझ में आ गई बात ना? तो यांत्रिक तुल्यांक क्या एक कार्य है। कौन सा कार्य है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य है। समझ में आ गई बात ना? तो यांत्रिक तुल्यांक एक कार्य है जो कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई बात ना? अब लिख लेना 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। इसको लिख लेना ना, इसको लिख लियो ना। या इसी को कहते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू हो जाएगा 4.18 गुणे 10⁻³ जूल। जब भी किलो आ जाए तो 1000 आ जाता है उसमें, ठीक ना? किलो अगर हटता है तो 1000 आ जाता है, और किलो अगर 1000 हटता है तो किलो आ जाता है। लिख लिए? तो यांत्रिक तुल्यांक क्या है? कार्य है। यांत्रिक तुल्यांक क्या है? कितना कार्य है? ठीक है ना? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य ही क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है। और एक कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? 4.18 जूल। ठीक है ना? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ओके, बात समझ में आ गया ना? अब हेडिंग डालोगे कार्य तथा ऊष्मा में अंतर। बहुत अंतर तो बहुत ज़्यादा समानता है, लेकिन कार्य तथा ऊष्मा में अंतर क्या है? हो गया? तो देखो, कार्य एक व्यवस्थित ऊर्जा है, ठीक है ना? और ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा है। कार्य कैसी ऊर्जा है? व्यवस्थित ऊर्जा है। और ऊष्मा कैसी ऊर्जा है? अव्यवस्थित ऊर्जा है। ऊष्मा कब होता है? जब आपके माध्यम या जो कण जिसमें ऊष्मा देते हैं वो क्या करते हैं? अनियमित गति करते हैं, और उसमें स्थानांतर किसके कारण होता है? तापांतर के कारण होता है। तब वो कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मीय ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? आपके जो बल लगाए
और उसमें विस्थापन हो जाए तो वो क्या आ गया, यांत्रिक कार्य, यांत्रिक ऊर्जा हो गई। समझ में आ गई बात ना। तो आपकी जो कार्य है वो एक व्यवस्थित ऊर्जा है और ऊष्मा क्या है, अव्यवस्थित ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, अव्यवस्थित ऊर्जा है और कार्य क्या है, व्यवस्थित ऊर्जा है। ठीक है ना। तो लिखना, हेडिंग डाल लो, कार्य तथा ऊष्मा में अंतर। कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं। कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं। इसमें मुख्य अंतर यह है कि कार्य एक व्यवस्थित ऊर्जा है जबकि ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा है। हो गया। तो कार्य कैसी ऊर्जा है, व्यवस्थित, और ऊष्मा कैसी ऊर्जा है, अव्यवस्थित ऊर्जा है। समझ में आ गई बात ना। अब हेडिंग डालोगे ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी, हाँ गतिकी का मतलब गति से ही है। तो यानी गतिकी क्या, यांत्रिक आ जाएगा, बता देना। यांत्रिक और ऊष्मीय ऊर्जा का परस्पर संबंध जिसमें अध्ययन करते हैं हम, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा गतिकी। ठीक है ना। ऊष्मा और ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा दोनों का परस्पर संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा गतिकी कहते हैं। तो लिखना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य में परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाता है। ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा तथा यांत्रिक का परस्पर अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा तथा यांत्रिक का परस्पर अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाता है। तो किसका किसका अध्ययन करते हैं, ऊष्मा और यांत्रिक का। ठीक है ना। ऊष्मा और यांत्रिक का परस्पर अध्ययन किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ठीक है ना। अब लिखना, ऊष्मा गतिकीय चर या ऊष्मा गतिक चर। ऊष्मा गतिक चर, चर अचर जानते हो। चर राशियाँ क्या होती हैं, जो हर सवाल में बदलती रहती है, इसका मान बदलता रहे उसे चर राशि कहते हैं। और जो ना बदले वो क्या होता है, अचर या कांस्टेंट कहते हैं। तो चर राशियाँ क्या हैं, जैसे हम ऊष्मा में क्या क्या बदल सकते हैं, ताप बदल सकते हैं, दाब बदल सकते हैं, आयतन बदल सकते हैं, यही सब बदल सकते हैं ना। तो इसको बदल सकते हैं, तो यही हमारी क्या है, चर राशियाँ हैं। क्या है, चर राशियाँ हैं। ताप हो गया, दाब हो गया और आयतन हो गया, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, ऊष्मा में बदल सकते हैं, ऊष्मा गतिकी में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा गतिकी चर। ठीक ना, ऊष्मा गतिक चर कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो लिख लो इसको, वे राशियाँ जो किसी ऊष्मा गतिक निकाय की अवस्था को व्यक्त करती है, ऊष्मा गतिक चर कहलाते हैं।
उष्मागतिक चर कहलाते हैं। जैसे ताप, दाब, आयतन। ठीक है ना। तो ऐसी राशियां जो उष्मागतिक की अवस्था को व्यक्त करती हैं उसे क्या कहते हैं हम? उष्मागतिक चर कहते हैं। वे राशियां जो उष्मागतिक की अवस्था को व्यक्त करती हैं उसे क्या कहते हैं? उष्मागतिक चर कहते हैं। जैसे हो गया ताप, हो गया दाब, हो गया आयतन, हो गया। ठीक है ना। तो उष्मागतिक कोई भी निकाय है उसका जो आपका चर राशियाँ उसमें क्या आएंगी? आपके ताप आएगा, दाब आएगा और आयतन। अवस्था यही बताएगी वो कितना गर्म है, ठीक है ना, कितना टेम्परेचर है उसका, या कितना आयतन है उसका, या कितना दाब है उसका। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल बना रहे हैं। जैसे मान लो आप जो है ये आप इंजन का अंदर से देखो पिस्टन होता है, एक सिलेंडर, ठीक है ना। उसमें होता है जो सिलेंडर होता है ऐसा सिलेंडर टाइप होता है और इसमें होता है एक पिस्टन। पिस्टन क्या करता है? ये ऊपर नीचे आता रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? अपन फ्यूल और एयर को फिल करते हैं। यहाँ से फिल करते हैं और यहाँ पे क्या होता है? ये आपका पिस्टन कहलाता है और ये क्या होता है? सिलेंडर। तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। ये आप ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है और यहाँ पे जो है आपके ईंधन जाते हैं और एयर जाती है और इससे जो है यहाँ पे ब्लास्ट होता है, आग जल जाती है और यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या आ जाता है? ये ऊपर जाता है। फिर जैसे इसका दाब ख़त्म होता है, प्रेशर ख़त्म होता है, फिर ये पिस्टन नीचे आ जाता है। तब तक फिर यहाँ से फ्यूल और ईंधन, एयर और ईंधन दोनों जाता है, फिर ब्लास्ट होता है, फिर ये धक्का देता है, ऊपर चला जाता है। फिर जब यहाँ का दाब कम होता है तो फिर नीचे, ऐसे चलता रहता है और अपना इंजन क्या होता है? चलता रहता है। समझ में आ रही बात ना। तो ये क्या हो गया? एक उष्मागतिक, ये क्या हो गया? एक उष्मागतिक हो गया, ठीक है ना। उष्मागतिक निकाय हो गया ये। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे देखो यांत्रिक कार्य भी हो रहा है और उष्मा भी उत्पन्न हो रही है। समझ में आ रही बात ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यांत्रिक ऊपर नीचे जा रहा है, यांत्रिक कार्य हो गया और ये आपका ईंधन हो गया और गैस गई, ये यहाँ पे उष्मा उत्पन्न कर रही है। तो ये कैसा निकाय हो गया? उष्मागतिक निकाय हो गया। अब इसकी अवस्था तीन बातों पर निर्भर करेगी कि यहाँ पे जो है ताप कितना है, दाब कितना है, आयतन कितना है। अगर दाब अधिक हो गया यहाँ पे तो ये पिस्टन जो है ऊपर जाएगा और दाब कम हो गया तो पिस्टन नीचे आएगा। यही क्या है? उष्मागतिक निकाय हो गया और इसके चर हो गए ताप, दाब, आयतन हो गए। समझ में आ गई बात ना। तो ये होता है उसमें इंजन में होता है, ऐसा सभी इंजन में ऐसा सिस्टम चलता है, ठीक है ना। तो अब हेडिंग लिखोगे उष्मागतिक निकाय। ठीक है। तो देखो उष्मागतिक निकाय क्या है? उष्मागतिक निकाय ऐसा निकाय है जो असंख्य अणुओं से मिलकर बना हो, ठीक है ना। जो असंख्य अणुओं से मिलकर बना हो तथा एक निश्चित सीमा द्वारा घिरा हो। असंख्य अणुओं से मिलकर बना हो और एक निश्चित सीमा द्वारा घिरा हो, वो क्या कहलाता है? उष्मागतिक निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मागतिक निकाय कहलाता है। और इसके आपके चर क्या रहेंगे? ताप, दाब, आयतन, ठीक है ना। तो असंख्य अणुओं से मिलकर बना हो और किसी सीमा द्वारा क्या हो? घिरा हो, तो क्या कहलाएगा? उष्मागतिक निकाय कहलाएगा। और यहाँ पे इसके चर क्या रहेंगे? ताप, दाब, आयतन रहेंगे। समझ में आ गई बात ना। जैसे यहाँ पे असंख्य अणु का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गैसें रहेंगी, बहुत सी गैसें रहेंगी और गैस का क्या, ये असंख्य अणु हो गए और ये किसी सीमा द्वारा घिरा हो। यानी कि ये तो अलग है ना, यहाँ पे ये एक अलग ही सिस्टम है और यहाँ पे ये सीमा हो गई इसकी। यानी कि यहाँ पे ताप कुछ और है और इसके बाहर के ताप से कोई मतलब इसका नहीं है। तो ये एक सीमा हो गई, इसकी लिमिट हो गई और लिमिट में ये घिरा हुआ है और असंख्य अणुओं से मिलकर बना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? उष्मागतिक निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मागतिक निकाय हो जाएगा। और ये किस पर निर्भर करेगा? ताप, दाब और आयतन पर निर्भर करेगा। समझ में आ गई बात ना। तो लिखो इसको, वह निकाय जो असंख्य अणुओं व परमाणुओं से मिलकर बना होता है
वह निकाय जो असंख्य अणुओं व परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा एक निश्चित सीमा द्वारा घिरा होता है तथा जिसकी अवस्था ताप दाब व आयतन में व्यक्त किया जा सकता है ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। ठीक है, तो किससे बना हो? असंख्य अणु या परमाणुओं से मिलकर बना हो और किसी सीमा से घिरा हो और जिसकी अवस्था ताप दाब आयतन में व्यक्त किया जा सके, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। समझ में आई बात ना? तो असंख्य अणुओं से मिलकर बना हो, निश्चित सीमा से घिरा हो, ताप दाब आयतन में व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिक निकाय कहलाएगा। किससे बना हो? असंख्य अणु या परमाणुओं से मिलकर बना हो, एक निश्चित सीमा से घिरा हो, जिसकी अवस्था को ताप दाब आयतन में व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिक निकाय कहलाएगा। तो 3 कंडीशन है। पहले क्या है? असंख्य अणु परमाणु से मिलकर बना रहेगा और एक निश्चित सीमा से घिरा रहेगा और उसकी अवस्था को ताप दाब आयतन में व्यक्त कर सकते हैं, तो निकाय जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिकी निकाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिकी निकाय कहलाएगा। 3 कंडीशन हो गई ना? तो पहली क्या है? असंख्य अणु या परमाणु से मिलकर बना हो और उसके बाद निश्चित सीमा से घिरा हो और उसकी अवस्था को ताप दाब आयतन में व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? याद हो गया? चलो अच्छी बात है। जैसे लिखना, सिलेंडर में भरी गैस, जैसे अभी बताया ये पिस्टन है और ये क्या है? सिलेंडर है, इसमें भरी गैस, तो ये निकाय क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिक निकाय कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो 3 चीज़ें अगर हैं तो ऊष्मागतिक निकाय हो जाएगा। असंख्य अणु से मिलकर बना रहेगा और एक निश्चित सीमा से घिरा रहेगा और ताप दाब आयतन से उसकी व्यवस्था को व्यक्त किया जा सकेगा। अब निश्चित सीमा का मतलब समझ में आ गया ना? जैसे यहाँ पे जो अंदर ताप है, जो भी दाब है, इससे बाहर से मतलब नहीं है, ये सीमा हो गई इसकी, ठीक ना? ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो इसीलिए क्या कहलाएगा? एक ऊष्मागतिक निकाय कहलाएगा। और इसका उदाहरण आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग डालोगे तापीय साम्य। तापीय साम्य हो गया? अब तापीय साम्य कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास 2 पदार्थ रखे हैं और उनको एक दूसरे के पास रख दें। 2 पदार्थ हैं और दोनों के एक दूसरे के पास रख दें और उसमें ऊष्मा का कोई स्थानांतरण ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तापीय साम्य कहेंगे। क्या कहेंगे? तापीय साम्य कहेंगे। क्या तापीय साम्य में दोनों के ताप समान रहेंगे? अगर नहीं रहेंगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा, तब वो तापीय साम्य में नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात ना? अब जैसे यहाँ पे सब लोग आप तापीय साम्य में हो, अगर किसी को बुखार आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? ऊष्मा उसकी बढ़ जाएगी और वो ऊष्मा तापीय साम्य, फिर ये सिस्टम नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात ना? तो तापीय साम्य होने के लिए ताप सभी का समान होगा और ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। समझ में आ गई बात ना? चलो समझ में आ गई बात, तो आगे कल लिखवा भी देंगे इसको।